नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका। मुद्दा है आज हमारे वीडियो में दिशा सालियन का। जी हाँ, दिशा सालियन की हम बात करें तो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा का विषय रहा है और उनके वकील जो है नीलेश ओझा जी और उनके पिताजी सतीश सालियन न्याय मांगने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी और हाईकोर्ट में मामला जो है काफ़ी जोर शोर से उठा था। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए नीलेश ओझा जी के, लेकिन अचानक ये मामला थम सा क्यों हो गया है? क्या सतीश सालियन जी को अब न्याय नहीं चाहिए? क्या है पूरा माजरा? हम थोड़ा सा आप लोगों के सामने हमारे साथ में विवेक जोशी जी हैं जो एडवोकेट हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस मामले को इतना अचानक से जो है शुरुआत तो तेज हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय अब मिल जाएगा, लेकिन ऐसा अब लग नहीं रहा है क्योंकि मामला पूरी तरह से ठप सा हो गया है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई थी ओझा जी को कि आप जो है इस जो क्लोजर रिपोर्ट शामिल किया गया था पुलिस की तरफ से, उस पर आपने गलत जानकारी दी थी, गलत मीडिया को इन्फॉर्मेशन दिया था। उसके लिए उनको कोर्ट में हाजिर होने का भी समय दिया गया है। तो क्या कहीं ये दबाव तो नहीं है? क्या है पूरा? क्या राजनीतिक दबाव तो नहीं है? ये भी चर्चा का विषय है। हम जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार। हमने आपसे भी कई बार चर्चा किया है दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। सीबीआई इसकी जांच की थी, क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल हुआ पुलिस की तरफ से। फिर से इस मामले को जांच के लिए सतीश सालियन जी जो दिशा सालियन के पिता हैं और उनके वकील नीलेश ओझा के साथ जो हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किया था कि इस मामले की जो है फिर से जांच की जाए। उनके पास काफ़ी सबूत है, ऐसा उनका कहना था। आदित्य ठाकरे किसी भी हालत में बचेंगे नहीं, ऐसी पूरी दावेदारी की गई थी। लेकिन अचानक मामला थम सा क्यों गया? ऐसा क्या लगता है आपको? नहीं, मामला तो कुछ थमा नहीं है सर। ऐसा तो कुछ नहीं है कि मामला थम गया। मामला कोर्ट में है जी, मामला विचाराधीन है। तो इसको ये सोचना कि मामला थम गया है, ये मेरे ख्याल से सही नहीं होगा जी। क्योंकि कोर्ट में जब मामला चला जाता है तो कोर्ट उसके ऊपर अपना संज्ञान लेगा और संज्ञान लेने के बाद कोर्ट उसमें एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगा जो कोर्ट को लगेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो वो होगा। वैसे भी जहां तक मैं समझता हूं कि अब इसमें जिस चीज के लिए वो कोर्ट के पास गए थे, अब वो तो चीज रही नहीं, क्योंकि मेरे को जहां तक मेरे संज्ञान में बात है, दिशा सालियन जी के नाम की जो एफआईआर है वो हो चुकी है। तो अब जो है महाराष्ट्र की पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ कमी पेशी है तो दिशा सालियन जी के पिताजी जो है वो मामला फिर से उठा सकते हैं। और अभी तक जो बात कही जा रही थी कि भाई इनके पास इतने सबूत हैं या जो कुछ भी हैं, तो अब वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त होगा या हो चुका होगा, उसके ऊपर जो है वो उनको जाके दे दें। उसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जो मामला उनके पिताजी ने कोर्ट में फाइल किया था वो मामला आज भी विचाराधीन है। कोर्ट ने डिसमिस कहाँ किया उसको? कोर्ट ने डिसमिस नहीं किया। तो ये दो मुद्दे अलग अलग हैं। जो चीज़ आप बोलना चाह रहे थे, जो आपने बोला, और जो एक्चुअल में है, वो दो अलग बातें हैं। इसमें आप शायद नीलेश ओझा जी को जो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू हुआ है उसके बारे में आप बात करना चाह रहे थे। तो ये मैटर और नीलेश ओझा जी का जो कंटेम्प्ट का जो नोटिस माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको दिया है, उनको इशू किया, ये दोनों अलग अलग बातें हैं जी। तो अगर मैं किसी मैटर में वकील हूँ और मेरे कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई मेरे किसी काम करने के तरीके से कोई दुर्भावना कोर्ट के प्रति मैंने व्यक्त करी है, तो कोर्ट इज वेल विद इन द राइट्स टू इशू मी अ कंटेम्प्ट नोटिस। तो अगर ऐसा है, लेकिन उससे मेरे वकील के क्लाइंट के मुकदमे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं अगर उस मामले में वकील नहीं रहूंगा तो कोई दूसरा वकील चलाएगा। वो मामला आज भी कोर्ट में है, विचाराधीन है जी। और जब वो मामला सामने आएगा तो उसमें होगा। अब बची बात एडवोकेट नीलेश ओझा जी के कंटेम्प्ट के नोटिस की, वो तो सब में जग जाहिर है। कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि आपने कंटेम्प्ट कर दिया है जी। कोर्ट ने क्या कहा है कि भाई आपके कुछ स्टेटमेंट जो आपने न्यूज़ चैनल को 1 अप्रैल 2025 को दिए हैं वो हमें प्राइमा फेसी, मतलब प्रथम दृष्टया हमें कंटेम्पचुअस लगते हैं। तो इसलिए हम आपसे को नोटिस इशू कर रहे हैं कि आप हमें आके ये बताओ कि ये कंटेम्पचुअस क्यों नहीं है। देखिए, ये हिंदुस्तान की जो न्याय व्यवस्था है उसकी एक खूबी है कि कोर्ट जब तक दोनों बाजू नहीं सुन लेता कोई डिसीजन नहीं लेता जी। तो इस केस में कोर्ट ने नीलेश जी को मौका दिया है, वो अपनी बात कोर्ट में रखें। तो अब अगर जब वो आ जाएंगे कोर्ट का, अगर उनको नोटिस अभी इशू हो चुका होगा या मिल गया होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर मिल गया है तो नियुक्ति जो तारीख है
उस तारीख को वो कोर्ट में हाजिर होंगे, खुद होंगे या अपने लिए कोई एडवोकेट रखेंगे और वो अपनी बात वहाँ रखेंगे। अगर कोर्ट को उनकी बात लगती है कि भाई जो आप कह रहे हो वो सही है, हम सेटिस्फाइड हैं, तो कोर्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग बंद कर देगा। अगर वो नहीं सेटिस्फाई कर पाते कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की जब इशू हुआ उसके बाद से मामला जो है दिखाया तो पूरी तरह से दब गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि न मीडिया में कोई खबर आ रही है न बाकी चीज़ें आ रही है। क्योंकि उसके बाद आए दिन जो है नीलेश ओझा जी प्रेस के सामने ब्रीफ कर रहे थे कि ये हमारे पास सबूत है, वो सबूत है, ये है, वो है, लेकिन अचानक से मामले को दबा हुआ ऐसा लग रहा है हमें। नहीं देखिए, दबा हुआ अगर कोई मामला मीडिया में दब गया है उसका मतलब ये नहीं कि वो कोर्ट में भी दब गया है जी। मीडिया कोर्ट नहीं चलाता, कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है, कोर्ट के पास अपने मुकदमे हैं, आप लाइन में हो, जब आपका मैटर लिस्ट होगा आपको पूरा अधिकार है अपने सबमिशन करने का। लेकिन कोर्ट और भी तो मैटर देखेगा ना, खाली यही तो नहीं है कि भाई यही मैटर हमें देखना है। और इतना कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर नहीं है कि भाई आज ही किसी का घर टूट रहा है, जो होना है वो हो चुका है, तो कोर्ट के आपके पास सबूत है, कहीं जा नहीं रहे आप, तो वो सबूत नहीं फाड़ रहे ना। तो कल को जब कोर्ट के पास जब मौका आएगा तो कोर्ट अपना इस मैटर को सुनेगा और जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करना होगा कोर्ट जरूर करेगा। अभी बात है मीडिया के उठाने की या मीडिया ने नहीं उठा रहा है, तो सर इसमें तो भाई मीडिया को किसने रोका जी। मीडिया को सिर्फ कोर्ट के माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश हैं वो ये हैं कि वो पर्टिकुलर जो सेंटेंसेस, जो शब्द जो नीलेश जी ओझा साहब ने जो बोले हैं उनको आप नहीं दिखाएंगे। ये नहीं कहा कि आप दिशा सालियान के मैटर के बारे में डिस्कस मत करिए या नीलेश ओझा जी का इंटरव्यू मत लीजिए, आप रोज लीजिए उनका इंटरव्यू, रोज डिस्कस करिए। मीडिया को किसने रोका है? प्रॉब्लम यह है कि अब मीडिया को ये लगता है कि भाई ये मुद्दा अब टीआरपी नहीं देगा तो मीडिया डिस्कस नहीं कर रहा, इसके लिए कोर्ट को क्यों ब्लेम करना या किसी और को क्यों ब्लेम करना। क्या लगता है कि ऐसे मामले में जो पिटीशन दाखिल होते हैं इस तरह के पुराने केस को फिर से री इन्वेस्टिगेशन के लिए जब पिटीशन दाखिल होते हैं, खासकर चाहे सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कितना समय लगाता है, कितना पेंडिंग रखना पड़ता है जिसको उसका कुछ समय लिमिट तो होगा? सर अब देखिए कि इसकी समय लिमिट का क्या मैं आपको क्या बताऊं साहब। देखो आप एक बात को प्रैक्टिकल तौर पे समझो कि ऐसे जैसे घरेलू हिंसा का मामला है जी, वो जब कोर्ट में दाखिल होता है तो जिस दिन से दाखिल हुआ उससे 60 दिन के अंदर ऐसा कानून में लिखा है कि आपको खत्म करना है जी। लेकिन आप प्रैक्टिकलिटी भी तो देखिए सर, आज की डेट में एक जज के सामने 150 से 200 मैटर लिस्ट होते हैं। पहले तो ये यहाँ मतलब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे इसमें ही था, अब तो माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट और अलग जो हाई कोर्ट है सब में ही ऐसा हो रहा है। तो एक जज साहब जो हैं जिनकी मतलब मेंटल कैपेसिटी समझो कि 30-35, अगर मान लो वो 10 मिनट भी एक मैटर को देंगे तो भी 35 मैटर सुनने में 350 मिनट उनको लग गए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पूरे मैटर एक दिन में सुन पाए? और उसमें कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसमें बहुत लंबी आर्ग्यूमेंट होता है। तो सर न्याय की व्यवस्था तो सबके लिए बराबर है, आप एक बार कतार में हैं, जब आएगा तब आएगा, आप वेट करिए। तो होना तो चाहिए कि जल्दी हो, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप कतार में हैं। यानी कतार में तारीख पे तारीख नहीं, तारीख पे तारीख नहीं, तारीख तो लगी थी जी। जिस तारीख को था मैटर उस तारीख को कोर्ट में मैटर लगा, लेकिन उस दिन कोर्ट ने उस मैटर को एडजन करा। अगली तारीख जब लगेगी तब लगेगी सर, अगली तारीख जब लगेगी तब लगेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर इतनी कोई अर्जेंसी है तो भाई जो एडवोकेट साहब हैं वो जाके मेंशन कर सकते हैं कोर्ट को कि भाई ऐसा है, तो कोर्ट सुनेगा। अगर अर्जेंसी होगी तो कोर्ट। आपको नहीं लगता विवेक जी की कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आने के बाद नीलेश ओझा जी थोड़ा सा डाउन हो गए और इस मैटर को जिस तरह से उठा रहे थे, जैसे हाई कोर्ट में जाके वहाँ पर जैसे फाइल अगर लंबी है तो वो वहाँ पर रिक्वेस्ट करके ऐसा कुछ करके, या सिस्टम कुछ ऐसा है वहाँ पर? देखिए सर कैसा है, जो नीलेश ओझा जी को नहीं जानता जी वो तो ये बात कह सकता है कि नीलेश ओझा जी थोड़ा बैक सीट पे आ गए। मैं तो उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ऐसी चीजें उनकी जिंदगी में कोई पहली बार नहीं हो रही, कई बार हो चुकी हैं जी। और वो अपना रास्ता निकालना जानते हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम है क्या करना है और कैसे करना है। और जहाँ तक की बात है उनके इंटरव्यू ना देने की, तो किसी ने उन्हें रोका नहीं कि आप इंटरव्यू मत दो, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मीडिया को किसी ने नहीं रोका भाई कि आप जाके नीलेश ओझा जी से इंटरव्यू मत लो। नहीं, हमारा सवाल ये था कि जिस तरह से उन्होंने कोर्ट में फाइट कर रहे थे, लगातार बने हुए थे और कोर्ट ने उसको तारीख भी दिया था बहुत कम समय का, जी। लेकिन उस हिसाब से मामले को जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दबा दिया गया है और
तारीख जो है लंबा हो गई है, अभी अगला तारीख कब है कुछ पता नहीं। तारीख लंबा हो गई है, तारीख छोटी हो गई जी। उसका इशू नहीं है। देखिए अब जो बात है वो मैं आपको खुल के एक बात कह देता हूँ, तारीख अगर लंबी हुई जी। तो भाई जिस न्यायाधीश के सामने द्वय न्यायाधीश गण जो डिवीजन बेंच थी इनके सामने लगना चाहिए था मैटर, उसके बारे में तो इन्होंने खुद ही बोला। तो अगर आप नहीं चाहते कि भाई ये वाले जज साहब मेरा मैटर सुने जी, तो फिर आप उनके सामने जाके आप बोल सकते हैं कि साहब ऐसा है। कई बार क्या होता है, जैसे सर किसी कंपनी का मैटर है और भाई जज साहब ने उस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं और हमें ये बात पता है, तो हम जाके बोल देते हैं कि जज साहब आप ऐसा ऐसा है, तो जज साहब अपने को रिक्यूज कर लेते हैं। अब रिक्यूज मतलब मैं मैटर से हट जाते हैं, नॉट बिफोर मी लिख देते हैं। अब जैसे मैं आज वकील हूँ, कल मैं जज बन गया, तो कल आपका कोई मुकदमा मेरे सामने आया तो मैं नहीं सुन सकता, तो मुझे अलग होना पड़ेगा उस मुकदमे से, मुझे ऑर्डर पास करना पड़ेगा भाई नॉट बिफोर मी, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ। तो अभी ये चीज जब अगर किसी और कारणवश से भी हम कोर्ट को कह रहे हैं कि भाई आप इस मैटर से आप मत सुनिए, दूसरा कोई जज नियुक्त करें, तो उसकी एक प्रक्रिया है, आपको कोर्ट को जाके बोलना पड़ेगा कि सर ऐसा ऐसा है, मैडम इसमें ऐसा ऐसा है, तो आप इस मैटर से अलग हो जाइए। अब वो जज साहब या जज साहिबा जो हैं उनका एक पर्सनल डिसीजन है कि उन्हें रिक्यूज करना है या नहीं करना, वकील नहीं फोर्स कर सकता। लेकिन अगर आप ही ये बात कहेंगे और उसके बाद ये कहेंगे कि भाई तारीख लंबी पड़ गई, तो सर कोर्ट को तो दूसरी बेंच देनी पड़ेगी ना, तो जब दूसरी बेंच बनेगी तो देंगे। अभी भी अगर किसी को ये मैटर चलाने में बहुत इच्छुक है तो वो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र साहब के कोर्ट में जाके मेंशन कर सकता है, ये तो प्रोविजन है, अलाउड है, आप मेंशन करिए, आप अर्जेंसी बताइए, प्रेसिपी फाइल करिए, मैटर आएगा आपका बोर्ड पे, वो तारीख देंगे। धन्यवाद विवेक जी। तो फ्रेंड्स हमारा आज का जो वीडियो और सवाल यही था कि आखिर में दिशा सालियान का मामला अचानक जो उठा था, अचानक से फिर से जो है गायब कैसे हो गया, गायब हो गया या गायब किया गया या मामला कुछ और है, इसी पे हम डिस्कशन कर रहे थे। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस सरकार ने इसके लिए एटीएस का भी एटीएस भी दाखिल किया है, एटीएस के ऊपर भी जिम्मेदारी दी है, लेकिन एटीएस ने क्या किया है अभी तक उसकी भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है मामले को रजिस्टर तो कर लिया है, लेकिन मामला जो है दूसरी वे पे चला गया है, यानी कि नीलेश ओझा जी कोर्ट आप कंटेम्प्ट किए हैं और उनको उसके लिए जो है हाजिर होने के लिए तारीख दी गई है, लेकिन उसके बाद ये मामला लगभग जो है पूरी से दबता हुआ दिख रहा है। आज हमारा वीडियो का विषय यही था कि आखिर में दिशा सालियान को जिस तरह से न्याय लेने के लिए उनके पिताजी आगे आए थे, अचानक वो भी गायब हो गए, वकील भी गायब हो गए और मामला भी धीरे धीरे मीडिया से भी गायब होता जा रहा है। क्या मामला दबा दिया गया है या दब गया है या इसका भविष्य में क्या होगा, यही हमारा चर्चा का विषय था। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद विवेक जी। धन्यवाद। जय हिंद।